Hello students, I am your Hussain sir. After understanding how to find oxidation number of different elements in different compound by using formula or by drawing a structure, now we are going to start new lecture called types of redox reaction. This is the third lecture of redox reaction in which we will see that the redox reaction is further subdivided into many types. Number 1, combination redox reaction. Number 2, decomposition redox reaction. Number 3, displacement redox reaction. Number 4, disproportionation redox reaction. And number 5, comproportionation redox reaction. This is not very new. We already read these type of redox reaction in class 10th, except disproportionation or comproportionation reaction. This will be taught later on, but initially we will more focused on displacement redox reaction. At starting, I will taught you what is combination redox reaction and what is decomposition redox reaction. But you have to focus more on displacement redox reaction. From this portion, you will find many types of question has been asked. So let us start what is combination redox reaction. First type of redox reaction is combination redox रिएक्शन। ये कोई बच्चे नई चीज़ नहीं है, इसको आपने पहले देखा हुआ है। अभी मैं आपके सामने जैसे ही रिएक्शन लिखूंगा आप समझ जाएंगे कि मैंने तो इसे पहले बहुत बार देखा हुआ है। Mg+O2 मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हैं, ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताया है कि लैब में आप जब जलाएंगे तो ये डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हमने आपको ये बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं कि एलिमेंट्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नेटिव स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट, जिस स्टेट में नेचर में वो एलिमेंट पाया जाता है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने का मतलब क्या है, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और जब भी किसी का एक का ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का है किसी दूसरे का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। जैसे मैग्नीशियम 0 से या तो ऑक्सीडाइज हो जाए या तो रिड्यूस हो जाए। अब मुझे मालूम है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल जनरली ऑक्सीडाइज होते हैं, नॉन मेटल जनरली रिड्यूस होते हैं। मैग्नीशियम 0 से कहाँ चला जाएगा बेटा, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जब भी कंबाइन करेंगे तो इनके ऊपर +1 का चार्ज होगा, और ग्रुप 2 के एलिमेंट में जब भी ये कंबाइन करेंगे +2 का चार्ज होगा। ये कभी बदलेगा नहीं। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब पे कितना चार्ज आएगा, +2। तो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, इस वजह से जब भी ये कंबाइन करेगा तो इसका रूल ही है कि ये कितना चार्ज रखेगा अपने ऊपर, +2। अगर ये +2 है तो इसको -2 होना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड तो न्यूट्रल था, MgO जो बनता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है कहाँ से कहाँ गया है बेटा, 0 से +2 गया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन 0 से कहाँ चला गया बेटा, -2, इसका हो गया है रिडक्शन। बाकी बैलेंसिंग का पार्ट है, बैलेंसिंग में आपको परेशान नहीं होना। और मैंने आपको बताया था कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो दूसरों को रिड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जिसका होता है रिडक्शन वो क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे ऑक्सीजन का अगर रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया। मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया है। अगर रिड्यूस हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ये पहला एग्जांपल हो गया किसका, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक ही रिएक्शन में, इन एनी रिएक्शन इफ साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, है ना, इफ इन अ रिएक्शन साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, किसी का ऑक्सीडेशन हो किसी का रिडक्शन हो, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, कंबाइन वे में इसको रेडॉक्स बोल दिया जाता है। और एक ही रिएक्शन में ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो पहला क्या है, रेडॉक्स तो है, साथ ही साथ दो एलिमेंट कंबाइन भी कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नाम देंगे।
ठीक है। अगर आप और एग्जांपल चाहें तो जैसे आप ये भी ऐसा नहीं कोई नई चीज़ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस CO2, ये रिएक्शन कौन नहीं जानता है। कार्बन को आप जला दीजिए, अब सर कार्बन क्या कहाँ मिलेगा, कार्बन बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा, जैसे कोल, कोक, चारकोल, ये अमॉर्फस सॉलिड हो जाते हैं, है ना। कार्बन के अमॉर्फस स्टेट हैं सॉलिड के, और जैसे लैम्प ब्लैक भी हो गया अमॉर्फस। और अगर आप देखेंगे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये सब किसका बना होता है बेटा, प्योर कार्बन का बना होता है। अब आप डायमंड जला दीजिए, हाँ अगर आप डायमंड जला देंगे, 1 करोड़ का डायमंड लाइए छोटा सा, और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करिए, बर्न कर दीजिए, क्या बचेगा, आपका डायमंड नहीं बचेगा बेटा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। अब आपका 1 करोड़ का हीरा ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बेटा, ठीक है। फिलहाल वो सब मजाक की बातें हैं। आप देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, क्योंकि इसी फॉर्म में नेचर में ये मिलते हैं। डायमंड कार्बन ही कार्बन होता है। अब वो अलग बात है कि स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क होता है। डायमंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना करके चार बॉन्ड बनाता है, टेट्रा बॉन्ड मतलब वैलेंट होता है, और ग्रेफाइट में ये 3 बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। डायमंड में 4 कार्बन जुड़ा होता है, ये बात की बात है। स्ट्रक्चर अंदर से फर्क हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन बना किसका है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना है और डायमंड भी कार्बन का ही बना है। जब इसको आप जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पे इसी स्टेट ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है, आप जानते हैं, इसी स्टेट में मिलता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का 99.9% केस में आपको कितना लेना है, -2। अब ये न्यूट्रल है, -2 एक ऑक्सीजन का है तो 2 ऑक्सीजन का हो गया -4। अगर 2 ऑक्सीजन का -4 हो गया तो एक कार्बन का कितना होना पड़ेगा, +4। इसका मतलब कार्बन +4 पे है, ऑक्सीजन -2 पे है। -2 दोनों नहीं है, एक पे -2 है, यानी 2 पे कितना हो गया, -4, और एक पे कार्बन पे कितना है, +4। +4 -4 क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब देखिए ये कंबाइन कर रहा है, हाँ कंबाइन कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बना रहा है। अगर ये रेडॉक्स भी हुआ तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कार्बन 0 से कहाँ गया, 4 पे, +4, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, हाँ बढ़ा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पे तो शेयरिंग होती है, और शेयरिंग में भी मैंने बताया कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर बना करके निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए 0 से 4 गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन 0 से -2 हुआ, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं लग रहा है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड साइमल्टेनियस रिडक्शन नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या दूसरे पोर्शन में क्या ये दोनों एलिमेंट कंबाइन नहीं कर रहे हैं, कंबाइन भी कर रहे हैं, तो क्या इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दिया जाए, हाँ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन इसका पूरा नाम होगा, और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी हो गई। अब ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब इतना ज़्यादा आपको एग्जांपल पे फोकस नहीं करना है, टॉपिक समझने पे फोकस करना है। एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको समझना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि हमको रटने पे नहीं जाना, हमको क्या करना है, टारगेटेड चीज़ हमारे समझ में आनी चाहिए। जब आप समझ जाएंगे एक बार ना, तो उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी, कई एग्जाम्पल तो आप खुद बना देंगे, ठीक है। जैसे अगला है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन के बाद अगला है डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। 10th में आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, शायद उतनी अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा बस बता देते हैं। बेटा देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इजीली हल्की फुल्की हीट पा करके टूट जाते हैं। जैसे धूप में भी रख दोगे ना आप तो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जैसे AgCl, AgBr, इन सबों को क्या है, ये फोटो सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने इसको सनलाइट के प्रेजेंस में धूप में रख दिया ना तो ये ब्रेक हो जाते हैं। ये बहुत बेचारे सीधे साधे होते हैं। जैसे कोई क्लास में बच्चा है, थोड़ी बहुत बदमाशी कर रहा है, सीधा बच्चा है, उसको अगर प्यार से बोल दिया बेटा मत करो तो वो मान जाता है। तो ये उसी तरीके से सीधे साधे बच्चे हैं। AgCl को आपने धूप में रख दिया, वो टूट गया Ag+Cl2। AgBr भी ऐसे ही टूट जाता है। लेकिन कुछ बच्चे बदमाश भी होते हैं, उनको तोड़ने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप क्या करेंगे, ब्रेक करना चाहेंगे तो आप धूप में रखेंगे, वो टूटेगा नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा बदमाश बच्चा है, इसको थोड़ा डांटना पड़ता है, तब जाकर के ये क्या होता है मानता है। और तीसरा बच्चा बहुत बदमाश होता है, ये बच्चा ना ही प्यार
प्यार से मानता है ना ही डांटने से मानता है। जैसे वाटर को आप चाहे धूप में रख दीजिए और चाहे हीट कर दीजिए, दोनों में ये टूटेगा नहीं। टूटने का मतलब अपने जिससे कंस्टिट्यूएंट, जिससे एलिमेंट से बना है उसमें टूट जाए। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके ही वाटर बनता है, तो वाटर को अगर तोड़ें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलना चाहिए लेकिन हम उसको धूप में रखते हैं तो भी वो इवेपोरेट हो जाता है, H2O की ही फॉर्म में रहता है। और अगर हम उसको गर्म करते हैं तो भी वो H2O लिक्विड से H2O वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, टूटता नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करते हैं। इसका मतलब ये वो बदमाश बच्चा है जो ना प्यार से मानेगा और ना ही डांट से मानेगा, इसको पीटना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अगला है हमारे पास डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें मैं तीनों टाइप्स जो भी लिखूंगा, बाय सनलाइट, बाय हीट और बाय इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्या था मेरे पास, हमारे पास है AgCl है। AgCl, अगर आपको कहीं से AgCl सॉल्ट मिल जाता है तो आप उसमें से सिल्वर इजीली निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, धूप में रख देना। धूप का मतलब सनलाइट। सनलाइट को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे एक Cl वहाँ 2 Cl, ये सब तो बैलेंसिंग का पार्ट है बेटा, यहाँ 2 Cl कर लीजिए, यहाँ 2 Ag हो जाएगा। ठीक है अब क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। AgCl, Ag और Cl2 में टूट गया धूप, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? देखते हैं बेटा। आपको पता होगा कि Cl हैलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे जनरली कितना आता है? -1 का चार्ज आता है। ठीक है, तो अगर इस पे -1 है तो इस पे कितना होना पड़ेगा? +1, क्योंकि दोनों मिलकर न्यूट्रल है। अब ये अपने नेटिव जिस स्टेट में एलिमेंट्री फॉर्म में पाए जाते हैं उसमें कन्वर्ट हो गए, तो इसमें तो चार्ज कितना होता है बेटा? 0 होता है। अब ये +1 से 0 पे चला गया और ये -1 से 0 पे चला गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं +1 से 0 जाना चार्ज का घटना होता है और इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और Cl -0 पे जा रहा है, यानी -1 से 0 बड़ा होता है तो इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब आपको यहाँ से आगे बताने की जरूरत नहीं है, जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है। तो यहाँ से आप लोग एक नए तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन समझें जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पे आप AgCl की जगह AgBr कर लें, यहाँ Ag मिलेगा और Br2 गैस Br2 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाय सनलाइट। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ईजिली सनलाइट से ब्रेक नहीं होते हैं। इनको तोड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए KClO3 ले लीजिए। इसको जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे धूप में तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसको आप गैस चूल्हे पर रख के गर्म कर देंगे तो ये टूट जाएगा KCl में और ऑक्सीजन में। बाकी बैलेंसिंग का पार्ट है, बैलेंस आप कर सकते हैं। देखिए ये अनइक्वल है, आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने जाएंगे हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इसके लिए बैलेंसिंग के लिए क्या सीखेंगे बेटा? 2 मेथड आपके सिलेबस में है, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये अगला लेक्चर इसी पे होगा, बहुत जबरदस्त लेक्चर इस पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, आप इसको जरूर देखें। और एक और होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मेथड, जो मैथमेटिकल कुछ इक्वेशंस को बना करके निकाला जाता है जब बहुत ही खतरनाक कोई इक्वेशन आ जाती है तो बैलेंसिंग। वैसे ये सब पे अभी परेशान नहीं होना है, बैलेंसिंग मैं सिखा दूंगा। इधर आइए, ये क्या है? डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग। आपने हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आपने क्या किया? बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय हीट। पहला क्या किया था आपने? बाय सनलाइट। अच्छा, और क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो दिख रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ है ना? अब ये क्या रेडॉक्स रिएक्शन है? इसको जानने के लिए देखिए, पोटेशियम यहाँ पे किस स्टेट पे? +1। पोटेशियम का कभी चार्ज बदलता नहीं है। ऑक्सीजन तो सीधे दिख रहा है एलिमेंट्री स्टेट में, यहाँ 0 है। किसका निकालने की जरूरत है? अगर ये +1 है तो ये -1 होगा।
इसका तो बदलेगा नहीं ना पोटेशियम का। बेटा जब दूसरों से कंबाइन करता है तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम इस सब पे हमेशा कितना आता है, फर्स्ट ग्रुप वाले पे +1। ठीक है, यहाँ पे भी +1 पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, इसलिए इसको निकालते हैं, Cl का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो दूसरे से कंबाइन है तो -2 ही रहेगा, पोटेशियम दूसरे से कंबाइन है तो +1 ही रहेगा। हमको निकालना किसका है, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब ये चीज़ें तो हमने आपको सिखाई, ये चीजें हमने आपको सिखाई। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड कैसे निकालते हैं। Cl को x मान लिया, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2 × 3 -6 = 0, तो x कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 5 आ जाएगा। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +5। कितना है, +5। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदले। पोटेशियम यहाँ +1 में है, यहाँ भी +1 पे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन का बदला है, -2 से कहाँ चला गया, यहाँ पे -2 पे है ऑक्सीजन, और कहाँ पे चला गया, 0 पे। अब सर कैसे -2 मान लिया, जनरली इतना ही होता है। ऑक्सीजन 99.9% केस में कितना होता है, -2। परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड को छोड़ करके बाकी अगर फ्लोरीन वगैरह से जुड़ गया तो अलग बात है, नहीं तो जनरली एक्सेप्शनल कंपाउंड छोड़ दिया जाए, -2 होता है। नथिंग इज एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री, एवरी एक्सेप्शन हैज एन एक्सप्लेनेशन। एक्सेप्शन इज ओनली एक्सेप्शन टिल देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रिगार्डिंग दैट कॉन्सेप्ट। ओके, कोई एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं होता है बेटा केमिस्ट्री में। ये चीज़ भ्रम फैलाई गई है कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सेप्शन है। नथिंग इज एक्सेप्शन, एवरी एक्सेप्शन हैज़ एन एक्सप्लेनेशन। जैसे बहुत पहले बोल दिया जाता था मेटल मेरिएबल, डक्टाइल, सनरस, लस्चरस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारी बातें करने के बाद जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बाद में कह दिया जाता था कि मरकरी एक्सेप्शन है। लेकिन बाद में जब थ्योरी डेवलप हुई कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा वो मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा वो नॉन मेटल होगा। अब बताइए, मरकरी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कि नहीं करता है, करता है, इसका मतलब एक्सेप्शन खत्म हो गया। जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं, जब आप कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं समझ सकते, उस समय तक बस बताया जाता है कि एक्सेप्शन, कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन केमिस्ट्री में नहीं है। इसमें परेशान नहीं होना बेटा, समझ के चलना है, समझने का पूरा खेल है। तो यहाँ देखा आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 पे चल गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। और Cl जो है +5 से -1 पे चला गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको यहाँ से नहीं बताऊंगा, आपको खुद समझना है। ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका हो रहा है रिडक्शन वो है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब ये जो है बेटा, इसमें एक खास बात और जान लीजिए, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जैसे दो अलग अलग, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे तो क्या हो रहा था, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब अलग अलग कंबाइन होंगे या अलग अलग कोई और रिएक्शन दिखाएंगे मिल करके, दो या दो से ज्यादा, तो इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। और जब एक ही कंपाउंड क्या करे, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट जाए, है ना, एक ही कंपाउंड डिकम्पोज हो और दो अलग अलग कंपाउंड में टूटे, तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल के अंदर अंदर, इंटर मतलब अलग अलग, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ये तो भाई हीट हो गया। तीसरा है जैसे H2O को आप ना ही धूप से तोड़ सकते हैं और ना ही हीट करके तोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये H2 और O2 में टूट जाता है। क्या आपको पता है, हाइड्रोजन जो है एक फ्यूल है। अगर इजीली ये काम हो पाता तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन अगर फ्यूल होता तो इससे बाइक वगैरह नहीं चलाई जा सकती? बिल्कुल बेटा, कुछ तो प्रॉब्लम इसमें आ रही होगी कि वाटर को अभी क्या नहीं बनाया जा रहा है, फ्यूल नहीं बनाया जा रहा। फ्यूल किसको ले रहे हैं हम लोग, डीजल पेट्रोल को ले रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है ये भी हो, क्योंकि हाइड्रोजन जलता है, बर्न करता है पॉप साउंड के साथ, आपको पता है, और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा भी नहीं कि ये बहुत कमजोर है, ये फ्यूल बहुत अच्छा है हाइड्रोजन। अब किस वजह से नहीं यूज हो रहा है, इसके लिए आप सर रिसर्च करिए। बस 3 तरह की आपको क्या देखनी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखनी थी। क्या ये एक ही होती है? नहीं, इसमें कई सारी रिएक्शन
हो सकती है, इसमें भी कई सारी रिएक्शन हो सकती है, इसमें भी कैसे। अभी आप क्या ले लें, यहाँ पे HgO ले लें तो Hg+O2 में टूट जाएगा हीट करके। तो बहुत सारे, आपको क्या है फोकस करना है समझने पे, आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं कि मेरे पास 75 चीज़ रट ले, आप फोकस करिए सिर्फ समझने पे। अभी फिलहाल H2O में क्या किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी दिया, H2 और O2 में टूट गया। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, आपको मालूम है बैलेंसिंग कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो इसको आपने किस चीज़ से तोड़ा, बाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन 3 तरह से होता था, कहाँ पे बेटा, क्लास 10, ठीक है। कैथोड एनोड पे ये गैसेस मिलती थी। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे किस फॉर्म में था, यहाँ पे +1, ऑक्सीजन -2, तो प्लस वाला किधर जाता है, कैथोड पे, माइनस वाला किधर जाता है, एनोड पे। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड पे ना ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ तब हाइड्रोजन मिला। इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। आप यहाँ से देख सकते हैं ये +1 पे होगा, +1 पे होगा, और ये -2 पे होगा। +1 से गया कहाँ, 0 पे, -2 से कहाँ गया, 0 पे। तो किसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन, और ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है बेटा, एनोड पे हमेशा। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। यानी गैस ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, एनोड पे। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी, कैथोड पे। बात खत्म होगी। अच्छा, एक चीज और है, अगर 1 मोल आपको ऑक्सीजन या 1 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है तो 2 लीटर क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, जब आप डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं वाटर पर, ठीक है। बस इतना ही, अब आगे परेशान होना नहीं है। अब आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, इसको तो बहुत अच्छे से बेटा आपको समझना पड़ेगा। तीसरा पार्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छे से आप ध्यान दीजिए। डिस्प्लेसमेंट, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक पुराना एक्सपेरिमेंट किसी साइंटिस्ट ने किया था, उसको थोड़ा सा देखते हैं। एक साइंटिस्ट है, वो कुछ कर रहे थे लैब में, फिलहाल उनको कुछ ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक बीकर लिया, ऐसा। कहाँ से रेडॉक्स रिएक्शन आया है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। उसमें उन्होंने पानी लिया, ठीक है। इसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट डाल दिया। क्या डाल दिया, CuSO4। अब CuSO4 डालते ही इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यानी उनके पास क्या है, ब्लू कलर का एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब उसको घोलने के लिए कोई चीज़ उनको चाहिए, ग्लास रॉड नहीं रहा होगा, लैब में ग्लास रॉड उनके पास नहीं रहा होगा, तो उन्होंने क्या ले लिया, जिंक का रॉड होता है ना, जिंक, कैथोड एंड एनोड जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लैब में जिंक की रॉड थी, उससे लगे ये घोलने, और इन्होंने इसमें थर्मामीटर लगाया हुआ था। क्या लगाया था, थर्मामीटर। ध्यान दे रहे हैं आप, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बीकर लिया, पानी में उन्होंने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला, और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को किससे घोलने लगे, जिंक की रॉड से घोलने लगे, ठीक है। उनको कुछ काम पड़ा, बीच में वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उनको कुछ काम पड़ा, थोड़ी देर बाद है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद उन्होंने इसमें कुछ चेंजिंग पाई। क्या चेंजिंग पाई, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से रेडॉक्स रिएक्शन आया है, ठीक है। देखिए, उन्होंने देखा कि ये जो उनका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया। कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि ये जो जिंक की रॉड इन्होंने डाली थी इसके अंदर घोलने के लिए, ठीक है, ठीक है, ये जिंक की रॉड जो डाली थी वो यहाँ से, जहाँ से सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ से थोड़ी पतली हो गई। क्या होगी, पतली हो गई जिंक की रॉड, वेट रिड्यूस हो गया इसका। पहला क्या था, ब्लू से कलरलेस हो गया। तीसरा उन्होंने देखा कि इस वाले जिंक रॉड पे कुछ रेडियस ब्राउन टाइप का क्या आ गया, डिपॉजिट जमा हो गया, है ना। क्या क्या देखा, पहला कलरलेस हो गया, दूसरा रॉड पतली हो गई, तीसरा इस रॉड पे कुछ रेडियस ब्राउन टाइप का डिपॉजिट इकट्ठा हो गया, और चौथा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि
ये जो इन्होंने थर्मामीटर लैब में लगाया था, इस थर्मामीटर में जो भी टेम्परेचर था वो राइज कर गया, टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का बढ़ गया। अब उन्होंने कुछ सोचा इसके बारे में, क्या किया उन्होंने कुछ इसके बारे में सोचा कि ये क्यों हो रहा है। 4 ऑब्जर्वेशन याद है। पहला क्या हुआ, ध्यान दे, पहला क्या हुआ, पहला हुआ कि कलर गायब हो गया। क्या हो गया, कलर जो है गायब हो गया, कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। दूसरा, जिंक का जो रॉड था उसका वेट घट गया। तीसरा, रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी बन गई। और चौथा, टेम्परेचर बढ़ गया। इसी टेम्परेचर को जो वेस्ट हो रहा था, ये एक ही कंटेनर में हो रहा है, 2 कंटेनर में नहीं हो रहा है। ये पहले की कहानी है और ये रिएक्शन होने के बाद की कहानी, एक ही कंटेनर। इसी को आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ ये जो डायरेक्ट इसमें एक कंटेनर में हो रहा है, वहाँ 2 कंटेनर में कराएंगे। हुआ क्या यहाँ पे जिंक की रॉड जो है ना, जिंक की जो रॉड है उसमें किसके एटम होंगे, जिंक के एटम होंगे। जिंक के एटम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसी रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जो जिंक के एटम है सोल्यूशन में Zn2+ के फॉर्म में आ रहा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको देख करके Cu2+, अच्छा कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है, Cu2+ और सल्फेट आए, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ चिपक जा रहा है, यानी जिंक धीरे धीरे निकलता जाएगा, कॉपर धीरे धीरे इस पे चिपकता जाएगा, यानी जिंक निकल रहा है तो रॉड पतली हो रही और कॉपर चिपक रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रॉड पे डिपॉजिट इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। अच्छा, कॉपर सोल्यूशन में था Cu2+ के फॉर्म में, इसने उसी 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। इसका मतलब ये 2 रिएक्शन नहीं है, ये एक रिएक्शन। किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन होना पड़ेगा। जब आप इसको ऐड करेंगे, अच्छा ऐड करने के लिए आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो कट जाता है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जिंक जो है Cu2+ से रिएक्ट कर रहा है, Zn2+ बना रहा है और Cu बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सल्फेट लगा सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट 2- था ना, तो कॉपर सल्फेट, इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन, यही तो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन। देखिए कैसे, आपने जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था। भाई कॉपर सल्फेट में से सल्फेट हमने लिखा नहीं, बस क्या लिख दिया, Cu2+। आप सल्फेट लिख दें, इधर भी सल्फेट लिख दें, इधर भी सल्फेट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस क्या बन गया इसके साथ, कॉपर। क्या बन गया, कॉपर। क्या आपको ये दिख नहीं रहा है कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में गया और कॉपर को हटा दिया, जिंक सल्फेट बना लिया। जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, इसीलिए कलरलेस हो गया और आपको कॉपर का डिपॉजिट इसके ऊपर मिल गया। यही है डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन है, लेकिन रेडॉक्स है क्या, आप देखिए यहाँ 0 पे था, जिंक रॉड के फॉर्म में, अपने एलिमेंटल फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट में -2 होता है और कॉपर पे +2 होता है। सल्फेट से सल्फेट पे ही है, इसलिए कोई चेंज तो इसमें आएगा नहीं। अच्छा, अगर उस पे -2 है तो इस पे +2 होना पड़ेगा और इस पे 0 होगा। अब आप बताइए, क्या जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, क्या कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब इसमें जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आपको समझ में आ गई है तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों कर दिया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों कर दिया। इसी को आपने 10th में पढ़ा होगा मेटल एक्टिविटी सीरीज में। मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है वो नीचे वाले मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। आप रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज आप सुनते होंगे, इसका मतलब रियल नेम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम है। क्या है, आप 12th में जब जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेगा। एनसीईआरटी में अलग तरीके से दिया है, मैं जो बता रहा हूँ वही ट्रेडिशनल तरीका, वही कन्वेंशनल तरीका है। आप ऊपर से नीचे जाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। ऊपर वाले एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। नीचे वाले एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस होना चाहते हैं। आप इसको बनाने के बाद मैं एक सीरीज बना दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए, इसको आप लोग अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, एक सीरीज है, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रो
केमिकल सीरीज, आप इसको मेटल एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते रहे होंगे। इधर बना देता हूँ मैं ताकि इधर अब देखिए, सबसे पहले लिथियम आता है, ठीक है, हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। लिक बा सर का ना मग अल मन, अच्छा पूरे 118 एलिमेंट का होता है, मैं उतने का ही बना रहा हूँ जिसकी में आपका काम चल जाए, सारा याद करना जरूरी नहीं है। लिक बा सर का नामक अलमन जन चिंक कर फी को नी सन पब। इसके बाद नंबर आता है जितने भी ऊपर वाले वो अपने से नीचे वाले को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। कहाँ तक, मेटल्स तक, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा। अभी इसके बाद भी मेटल है, कौन है, Cu Hg Ag, उसके बाद आता है Au Pt, ठीक है। इसके बाद नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे आप तो ब्रोमीन आता है, फिर कौन आता है, सॉरी आयोडीन आता है, ब्रोमीन आता है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। इसका मतलब ऊपर वाले क्या होना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, नीचे वाले क्या होना चाहते हैं, रिड्यूस होना चाहते हैं। अब जब हमने क्या कहा कि जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन की और कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक सल्फेट बनाया प्लस कॉपर बनाया, तो आप साफ देख रहे हैं जिंक क्या है इस एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। देखिए जिंक क्या है और कॉपर ये सब नीचे जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, ये आप नीचे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब कॉपर कहाँ पे है, देखिए इससे नीचे क्रोमियम है, फिर यहाँ पे, यानी कॉपर और जिंक में आप जब कंपेयर करेंगे, कॉपर और जिंक में जब आप कंपेयर करेंगे तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो ऊपर वाले मेटल याद रहे, नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आप आयरन भी लेते हैं तो आयरन आप देखिए ऊपर है कि नहीं है, आयरन देखिए ऊपर है, अगर ऊपर होगा तो वो FeSO4 बनाएगा और Cu को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर हम कहें क्या Cu FeSO4 को में से Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या ये रिएक्शन CuSO4 प्लस Fe दे पाएगा, तो आंसर है ये नहीं होगा। दिस इज फिजिबल एंड दिस इज नॉन फिजिबल। अब आप जब 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस की कहानी समझे होंगे। ये स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाएगा, अपने आप होने वाली रिएक्शन है और साथ में हीट देती है। उस एनर्जी का हम इनडायरेक्ट वे में कंटेनर बना करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। जैसे जो आपके पास डैनियल सेल आता है, पेंसिल सेल, सॉरी, जो आप घड़ी वॉल वॉच में देखते हैं, उसमें कुछ इसी तरीके की चीज़ें होती हैं, हाँ, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना, वहाँ पर उसमें एनर्जी निकलती है और उसका हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है फाइनली। इस पर नहीं जाना अभी फिलहाल, आप बस ये देखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे हम कहें कि आपको AgNO3 इसमें अगर हम क्या डाल दें, कॉपर डाल दें, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो कॉपर देखिए Ag से ऊपर है कि नहीं, कॉपर यहाँ है, Ag नीचे, यानी कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ऊपर वाले नीचे वाले को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मेटल की बात कर रहा है। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं, क्या हम एक जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं। तो आंसर है कि अगर कॉपर सल्फेट को आपने जिंक के कंटेनर में रखा तो जिंक के कंटेनर में जिंक के मेटल होंगे, वो जिंक के मेटल निकल के कहाँ आएंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर को डिस्प्लेस करेंगे और जिंक सल्फेट बना लेंगे। इसीलिए आप बेटा आप क्या करते हैं, देखते होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से आप एसिड वगैरह को जनरली किस में रखते हैं, मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं, प्लास्टिक में रखते हैं या शीशे कांच के उसमें रखते हैं। आप मेटल में रखेंगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, H+ को मेटल डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि देखिए H यहाँ है, आपने कोई मान लीजिए क्या ले लिया, मेटल ले लिया, किस में रख लिया आपने, चलिए आयरन में रख लिया आपने, कहाँ गया आयरन,
कर्फी, ये आयरन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और एक सॉल्ट बना लेगा। अब वो कुछ सॉल्ट खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए आप देखते होंगे अक्सर जो अचार वगैरह बनता है उसको आप किस में रखते हैं, आप कांच में रखते हैं या किसी अदर बर्तन में, आप मेटल में नहीं रखते हैं जल्दी। तो ये आपके पास सीरीज हो गई। ऊपर से नीचे जाने पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी घटती है। ऊपर जाने पे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, नीचे जाने पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी नीचे जाने वाले रिड्यूस होना चाहेंगे और रिड्यूस होना चाहेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, यानी सबसे ज्यादा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दो दे दिया, फ्लोरीन और क्लोरीन में पूछा कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप किसको बोलेंगे, फ्लोरीन। कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, क्लोरीन। ठीक है, कौन कम रिड्यूस होना चाहता है, क्लोरीन। ठीक है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और बनता है, यहां से एक कॉन्सेप्ट और बनता है। देखिए तो क्या है कि अगर मान लीजिए हमने इस बार मेटल नहीं लिया, हम ले लें NaBr, ठीक है, और इसमें हम Cl2 डालें, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी बेटा? तो आंसर है हो जाएगी। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है और नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। जब नॉन मेटल की बारी आएगी, देखो यहाँ तो मेटल डिस्प्लेस होगा नहीं क्योंकि दो नॉन मेटल, एक मेटल होता है यहाँ सोडियम की जगह लिथियम वगैरह यहाँ होता, तब मेटल मेटल में कंपेयर करते हैं। क्लोरीन और Br में यहाँ कंपेरिजन होगा, तो ये रिएक्शन क्या होगी, NaCl प्लस Br2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब नॉन मेटल में कंपेरिजन हो जाए डिस्प्लेसमेंट का, तो नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। और जब मेटल मेटल में आपको कंपैरिजन करना हो तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो आप जल्दी से बता दीजिए क्या क्या KI में हम Br2 डालें तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? यस फिजिबल है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन से नीचे है। अगर यही हम लिख दें कि KBr प्लस I2 तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन में आपके लिए इतना ही। अब अगला है हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगला है डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान से। एक कंपाउंड जैसे H2O2, आपको मालूम है कि H2O में H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन दोनों डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। और H2O2 में क्या होता है, दो ऑक्सीजन का लिंकेज, मतलब पेरोक्साइड लिंकेज होता है इसमें। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है और यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में है, क्योंकि इन दोनों की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे चार्ज आएगा, यानी ये +1 में है और ये -1 में है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है चार्ज बेटा, ऑक्सीजन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1 है। अच्छा चलिए, हाइड्रोजन के बारे में ज़्यादा सोचना है। ये ऑक्सीजन में कितना, H2O में कितना होता है, -2, और ऑक्सीजन एलिमेंट्री फॉर्म में 0। अब आप बताइए 0 से -1 से कहाँ गया, -2 पे, यानी कि इसका चार्ज क्या हुआ है, कम हुआ है, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। तो इसका हो गया रिडक्शन। और ऑक्सीजन -1 से ही कहाँ जा रहा है, 0 पे, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा चलिए यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, फास्फोरस पे चार्ज 0 होगा, चार्ज 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम पे कितना होगा, +1, चलिए ठीक है, सोडियम +1। ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2, ठीक है। अच्छा चलिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, उसी का रिडक्शन होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ से यहाँ, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। P4 से PH3 पे जाएंगे तो ये फास्फोरस का चार्ज यहाँ -3 होता है। कितना होता है, -3। और हमने आपको 3 कंपाउंड बताए थे, H3PO4, H3PO3, H3PO2। तो ये H3PO2 की तरह ही कंसिडर करो, एक H को Na से आपने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। और इसमें कितना चार्ज आप निकाले थे, +1, आप निकाल लीजिएगा। 0 से कहाँ जा रहा है बेटा, -3 पे, फास्फोरस का रिडक्शन हो रहा है। 0 से कहाँ जा रहा है बेटा, +1 पे, इसमें आप निकालेंगे +1 होगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। फास्फोरस का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और फास्फोरस का ही क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो ही रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट इससे छोटा सा पोर्शन है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन।
दो अलग अलग ऑक्सीडेशन, जैसे एक सेम ऑक्सीडेशन वाला अलग अलग पे पहुंच जाए तो डिसप्रोपोर्शनेशन, दो अलग वाला एक सेम में पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं उल्टा, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए Cu पे कोई चार्ज नहीं होगा, इस पे -1 तो इस पे +1 होना पड़ेगा, इस पे -1 × 2 -2 तो इस पे कितना होना पड़ेगा +2। कॉपर देखिए 0 से कहाँ जा रहा है, 0 से +1 पे जा रहा है, तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ, ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, कॉपर का ही क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। दो अलग अलग ऑक्सीडेशन वाला अगर सेम में जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो एक का चार्ज बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, 0 से +1 बढ़ रहा है, 2 से +1, सॉरी ये नहीं, ये यहाँ Cl का तो -1 से -1 ही है, कॉपर 0 से +1 गया ऑक्सीडेशन, +2 से 1 गया रिडक्शन। एक ही एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहे हैं, एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा है, कम प्रोपोर्शनेशन। यहाँ भी आप निकालेंगे, इसको आप सेल्फ, आपके लिए होमवर्क है कि ये किस तरीके से आपके लिए डिसप्रोपोर्शन और कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, और अगला वीडियो जल्द ही मैं बनाने वाला हूँ और बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे, और उसके बाद एक और लेक्चर है जिसका नाम है बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जो भी छोटे मोटे चीज़ें और रह गई होंगी मैं उसमें कवर करूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, थैंक यू।